हेलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल अपना टॉपिक, आई होप कल वाला टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा अपन का टेस्ट रखेंगे, जितना हो जाएगा उसका टेस्ट रखेंगे नेक्स्ट वीक में। मैं आप लोगों को कल बता दूंगा उसका डेट कब रहेगा टेस्ट का, तो उसके हिसाब से आप सबको प्रिपेयर करना है। ओके, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल अपना टॉपिक चल रहा था, मैंने आपको नोट्स भेजे थे, उसमें से आपको बताना था मुझे, उसमें से स्टार्ट करते हैं। अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया था, इमल्शन हो गया था, फ्लोकुलेशन हो गया था। ये पॉपुलेशन तुम लोग को समझ में आ गया था। पॉपुलेशन मतलब पार्टिकल्स का सिंपली ऐड होना। क्यों? आपस में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होने की वजह से कोगुलेट हो जाते हैं। और मैंने बताया था फ्लोकुलेशन क्या होता है। फ्लोकुलेशन पार्टिकल्स या डिस्पर्जन फेज साइज क्या होता है, वेट में लाइट होते हैं इस तरीके से, तो वो फ्लो होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, मैं वापस से वो लास्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। इफ द कोगुलेशन पिक्चर आर लाइटर देन सॉल्वेंट, जो कोगुलेशन जो है वो सॉल्वेंट से हल्के हैं। जैसे सपोज मैंने वुड का एग्जांपल दिया था, वुड जो होती है वो हल्की होती है, तो इट कैन बी फ्लो, ठीक है, ऑन द सॉल्वेंट। द फ्लो सरफेस नोन एज द फ्लोकुलेशन। The ion of the electrolyte which take active part in the coagulation process is known as the flocculating ion. Active part मतलब जो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में आ रहा है, जो एक्टिव है इस टाइम, एक्टिव पार्ट। The colloid particle is positively charged solution neutralized by anions. इसमें क्या बोला कि अगर कोई कोलॉइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और किसकी तरह न्यूट्रलाइज हो रहा है, वो नेगेटिव आयंस की तरह। नोट्स में से ही कंटिन्यू करवा रहा हूं मैं। देखो उसने सेकंड पॉइंट बोला है पैराग्राफ चेंज करके। If the ions of electrolyte is taken, next point, the colliding particles positively charged solution neutralized by the anions of electrolyte, whereas the colloid particles are negatively charged neutralized by the मतलब उन्होंने क्या बोला कि अगर कोलॉइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो एनायन से न्यूट्रलाइज होगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो क्या हो जाएगा, कैटायन से न्यूट्रलाइज। ये वाली बात सही है। अगर कोलॉइड सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट चार्ज से, और एनायन से है तो एनायन है तो पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज होगा। आई होप यू ऑल आर। एग्जांपल भी दिया, फॉर एग्जांपल BaCl2 is added to the arsenic sulfide, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। उन्होंने रिएक्शन दे रखी है कि आर्सेनिक सल्फाइड एक कंपाउंड था AS3S3, एक नेगेटिव चार्ज कंपाउंड था। इसमें क्या होता है, Ba+2 इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, Ba+2 क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो anion electrolyte respect ion the coagulation positively charged solution, the cation effectively ion negatively charged solution, उसने क्या बोला कि अगर एक कैटायन है तो इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव है, सॉरी अगर ये एनायन है, जो ये जो सॉल्यूशन है, जो अपना कोलोइडल सॉल्यूशन है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो इफेक्टिव आयन जो है वो पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? उसने क्या बोला कि अगर कोलोइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो इफेक्टिव आयन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जो फ्लोकुलेटिंग आयन जो अपन बोल रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, और अगर कोलोइडल सॉल्यूशन एनायन है तो इफेक्टिव आयन जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, फ्लोकुलेशन तुम्हें समझ में आ गया। कोगुलेशन का मतलब अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है हार्डी-शुल्जे रूल। हार्डी-शुल्जे रूल क्या बोलता है, देखो इसे रब कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। हार्डी-शुल्जे रूल पे स्टार बना लेना। बहुत बार एनसीईआरटी स्कूल एग्जाम इस पे बहुत क्वेश्चंस आए गए हैं। हार्डी-शुल्जे रूल जो है इस चैप्टर में से टीचर्स का फेवरेट टॉपिक है। हार्डी-शुल्जे लॉ जो है इस चैप्टर में से सबका फेवरेट टॉपिक है, तो अपन उसको कंसीडर करके चल रहे हैं। कैसे करना है वो तुम लोगों को मैंने समझा दिया। ठीक है, इसे रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, हार्डी-शुल्जे रूल क्या बोलता है, सपोज उन्होंने क्या बोला, पहले मैं समझा देता हूं, फिर तुम इसका अपन थियरी पढ़ेंगे, वापस से देखते हैं ना। उसने क्या बोला कि इफेक्टिव आयन की जो पावर, देखो उसने क्या बोला, एग्जांपल लिया, सपोज एक कैटायन मैंने लिया NaCl का एग्जांपल, मैंने लिया MgCl2 का एग्जांपल, मैंने लिया AlCl3 का एग्जांपल। हार्डी-शुल्जे रूल में क्या बोलता है कि सपोज ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव कोगुलेटेड सॉल्यूशन, ये नेगेटिव सॉल्यूशन है, इस पे पॉजिटिव देखो, इसका एक 1:1, ये 2:1 के रेशो में, 3:1 के रेशो।
तो जिसपे जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये क्या करता है, इसका एल्यूमिनियम का एक एटम 3Cl को बैलेंस कर रहा है। सपोज यहाँ पे Cl मान के चल रहा हूं मैं, तो इसका इफेक्टिव आयन किसका ज्यादा पावरफुल होगा, Al का। क्यों Al का इफेक्टिव आयन पावरफुल कैसे होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वैलेंसी की या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3Cl के बराबर है, तो इसका इफेक्टिव आयन जो होगा सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा, कम क्वांटिटी में ज्यादा कोगुलेशन प्रोडक्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। कम क्वांटिटी में क्यों करेगा, क्योंकि इसका अभी मैं लड़ने वाला कैपेसिटर सपोज एल्यूमिनियम, ठीक है, एक एल्यूमिनियम में 3 बच्चों को एक साथ पिटाई कर सकता हूँ, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है 3:1 का रेशियो। इसमें मैग्नीशियम एक का एक मॉलिक्यूल 2 के बराबर है, सबसे अच्छा एक्टिव आयन कौन सा हुआ, एल्यूमिनियम। क्यों, क्योंकि इसका एक एलिमेंट, एल्यूमिनियम का एक चार्ज, एक एलिमेंट जो है वो 3 को बैलेंस कर देता है, एल्यूमिनियम का एक जो है वो 3 को बैलेंस कर देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है कि 3:1 के रेशियो में गणित चल रही है। तो इफेक्टिव आयन ज्यादा पावरफुल कौन सा हो गया, सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया Al+3, फिर क्या हो गया Mg+2, फिर हो गया Na। बात समझ में आई बेटा, ये वाली चीज तुम्हें क्लियर है, ठीक है। तो देखो हार्डी-शुल्ज़ रूल, द पावर ऑफ आयन, देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द पावर ऑफ आयन टुवर्ड्स कोगुलेशन डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ द आयंस। जो पावर है वो वैलेंसी पे डिपेंड कर रही है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो पावर से ज्यादा पावरफुल कौन हो गया, इसके बराबर एल्यूमिनियम से ज्यादा पावरफुल हो गया। It has been observed that great valency of effective ion, effective ion तुम्हें समझ में आएगा जो कोगुलेट कर रहा है, greater the power cause the precipitation of coagulation, कि जिसकी ज्यादा वैलेंसी होगी, जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसकी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी, मतलब कम में ज्यादा को, ये 3, यहाँ पे भी ऐसे 3, यहाँ पे भी ऐसे 3, यहाँ पे भी ऐसे 3। सपोज 4 रिएक्ट में पूरा कोगुलेट हो गया। अगर सोडियम की बात करेंगे तो कितने चाहिए, टोटल 12 मान के चल रहे हैं अपन, तो 12 सोडियम चाहिए। तो इफेक्टिव आयन किसका पावरफुल हो गया, एल्यूमिनियम का। क्यों, तो इसका चार्ज या वैलेंसी क्या है, ज्यादा है। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही हो कि वैलेंसी मतलब तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, जिसकी कोगुलेटिंग पावर या इफेक्टिव आयन की पावर ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा कोगुलेशन जनरेट करेगा। दिस इज द हार्डी-शुल्ज़ रूल। स्टेटमेंट तुम्हें यही लिखना है। अदर वर्ड्स में देखो, स्टेटमेंट देखो, हार्डी-शुल्ज़ रूल इन अदर वर्ड्स, बुक में से नोट्स में से बता रहा हूं मैं आज का सारा टॉपिक। For the coagulation of the colloid solution, the ion is effective which has a charge opposite the colloid participation. क्या coagulation के effective ion का क्या होता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, इसका चार्ज सबसे ज्यादा होता है। एनसीईआरटी की बुक्स में से लिखो, इसमें से लिखो, ऊपर वाला शेड ज्यादा बेटर था। तुम्हें जो इजी लिख रहा है वो लिखो, पर समझाना अच्छे से टीचर को। एग्जांपल अगर तुमने बराबर नहीं दिया, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल को फर्जी सा दे देता तो तुम्हें बाउंसर जाती बोल। एग्जांपल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कौन सा एग्जांपल तुम समझाओगे, और एनसीईआरटी का एग्जांपल प्रेफर करना है। देखो, द कोगुलेशन पावर ऑफ इफेक्टिव आयन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस द वैलेंसी ऑफ द आयन। की कोगुलेशन पावर इंक्रीज होती है जब उसकी वैलेंसी इंक्रीज होती है। इधर वैलेंसी 1 थी, इधर वैलेंसी 2 थी, इधर वैलेंसी 3 थी। सबसे अच्छी कोगुलेटिंग पावर किसकी हो गई, इसकी पावर। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल दे दिया। कौन कौन सा, ये वाला एग्जांपल दिया, एनसीईआरटी में पता नहीं कौन सा दिया है, कोई सा भी एग्जांपल कंसीडर करो। एनसीईआरटी का लिख लो, शायद एनसीईआरटी में यही दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में से देख लेते हैं, चलेगा ना। ये वाला एग्जांपल हो जाता है, एक ही बात है, क्या ये दे रखा हुआ, क्या दे रखा है, ये वाला FeCN6 की पावर तो दे रखा है -4, मतलब एक जो है वो 4 को बैलेंस करेगा। ठीक है, PO4 -3 सबसे ज्यादा इफेक्टिव आयन ये है, उसके बाद ये है, फिर SO4 -2 है, और फिर क्या है, Cl। सबसे अच्छा कोगुलेशन पावर किसकी होगी, इसकी। समझ में आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट ये वाली चीज क्लियर है। और एक लास्ट पॉइंट इन्होंने एग्जांपल दे रखा है NaCl के रिस्पेक्ट में, NaCl CaCl2SL, और ये तो उसके रिस्पेक्ट में क्या दे रखा है, अभी वाला एग्जांपल दे रखा है, क्या कौन सा दे रखा है, NaCl। ये किसके रिस्पेक्ट में दे रखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्टिव आयन है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव मतलब पॉजिटिव पे जाके कोगुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन पे जाके कोगुलेट हो जाएगा। देखो ध्यान से सुना करो वीडियो को, थ्योरी में तो आधी चीजें बाउंस हो जाती है, और फिर रिलेट क्या करो कि इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज का क्या जाएगा, पॉजिटिव पे जाके कोगुलेट हो जाएगा। अब NaCl है, देखो ये NaCl, और मैंने कौन सा बुक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CaCl2 दे रखा है। उसके बाद नोट में से बता रहा हूं मैं सारा टॉपिक,
AnCl3 दे रखा है और लास्ट दे रखा है SnCl4। सबसे अच्छा कौन सा? इसकी +4 है, इसकी +3 है, इसका +2 और इसका +1 है। तो ये इफेक्टिव आयन जो है, फ्लोकुलेटिंग आयन जो है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? ये वाला। क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे रखी? ज्यादा दे रखी। अच्छा, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव इफेक्टिव आयन। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हार्ड इशू जरूर तो स्टार बना लेना, स्टेटमेंट लिख के एग्जांपल अच्छे से बताना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। फ्लोकुलेटिंग आयन, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू बहुत लोचा है इसके अंदर, ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। अच्छा, तो कल मैंने एक टॉपिक आप लोगों को छुड़वा दिया था, आज मैं वो वाला टॉपिक करवाने की सोच रहा हूँ, करवा देता हूँ। जेटा पोटेंशियल एक बहुत भारी सा वर्ड दे रखा है। या तो मैं इसकी नोट्स तुम्हें भेज दूंगा, नोट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है, टॉपिक थोड़ा सा क्या पेचीदा दे रखा है, तो या तो मैं हैंड रिटन, हालांकि मेरी हैंड राइटिंग खराब है, तो मैं आज एक अच्छे से 2 पेज के 1 पेज का एक्सप्लेनेशन तुम्हें लिख के और भेज दूंगा, उसमें से लिख लेना, लेकिन अभी समझ लो। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कल रह गया था अपना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वाला। ठीक है, ऐसा मुझे खबर मिली है, कुछ पोर्शन एनसीईआरटी ने हटा दिया है, लेकिन स्टेट बोर्ड ने अभी तक नहीं हटाया। पहली चीज, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, एनसीईआरटी वाले कुछ नहीं हुए। जो एनसीईआरटी के ग्रुप पे ऐड है सारे जेई वाले हैं। जेई कभी पोर्शन नहीं हटाता, तो पूरा पोर्शन करना ही है अपन को। और बेटा एक बात बोलूं ना, जो चैप्टर्स हटाए ना वो बहुत मेजर टॉपिक हटा दी तुम लोगों के यार। तुम सोचो वो बॉन्ड ऑफ फैक्टर हटा दिया, तुम्हारा पूरा सेक्शन ही गायब कर दिया, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बिना चैप्टर अधूरा है। ये ऐसी ऐसी चीजें हटाई ना मैंने, वो देखे जो पोर्शन आएगी हटा रहे, टॉपिक हटाया यार, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हटा दी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हटा दी, क्या क्या हटा दिया। मुझे लगा तुम्हारा एग्जाम ही नहीं हटा दे ये लोग, डायरेक्ट प्रमोशन। आशीष आया क्या? एक आशीष फिर छुट्टी पे, आशीष छुट्टी पे, ईशान छुट्टी पे, शायद आया 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 ईशान आया, जनता आई तो है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सर। तेरी आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए मुझे लगा पता नहीं कहाँ गया। चलो देखो चार, हाँ बोल बोल सुनना बोल क्या। सर वो पीपीआर में पीपीआर ऑफ कॉलॉइड्स में केमिकल मेथड बाकी है। प्रेशर में ओ भाई हो गया, हो गया। वाला मेथड बताया सैटरडे की क्लास में था, तू सैटरडे को बता दिया, सैटरडे क्लास में था ईशान? हाँ सर। क्लास में था सर ये मेरा सवाल नहीं, किसी और का पूछ रहा हूँ। और का पूछ रहा है तो उसका जवाब तेरे उसको बोल सैटरडे की लेक्चर देख लेगा, सैटरडे की डेट जाना, सैटरडे का लेक्चर देख लेना भाई। यार जो था वो प्रिपरेशन जा रहा था, केमिकल मेथड, वो डबल डिकम्पोजिशन था, डबल डिकम्पोजिशन समझा दिया था, ऑक्सीडेशन समझा दिया था, रिडक्शन समझा दिया था, उसमें बता दिया था कि तुम्हें याद करनी है रिएक्शन में। डबल डिकम्पोजिशन समझाने वाला टॉपिक था जो मैंने समझा दिया। डबल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इंटरेस्ट वाला, वो वीडियो देख लेना। मैंने देखे सारे वीडियो आज ही, मैंने सब अपलोडेड है। किसी किसी आवाज थोड़ी सी वियर्ड लगती है, लेकिन ठीक है चलता है चलो। ठीक है, चार्ज ऑन कोलॉइड है भैया, ये एक बहुत ही सही टॉपिक है जो बच्चों को बाउंस हो जाता है। इसमें कहानी है, कुछ और इंटरेस्ट माहौल बनाया गया है, तो देखो चलो कुछ माहौल बनाते हैं। सबसे पहले चार्ज ऑन कोलॉइड, अभी ये टेक्स्ट बुक पे आ गया, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। जिनको नहीं पता हो सर कहाँ से पढ़ रहे हैं, सबसे मुश्किल होती है क्या पता कहाँ से है, मन से बोलते हैं सर, तो हर बार फोन लेके आते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। तो बुक तो मुझे लगता है फोन इज अ बेटर ऑप्शन। खर्चा किया तो चर्चा करेंगे, ठीक है। आ गया अपना यार टॉपिक, इसके बाद तो इमल्शन ही बचा है, बाकी सब हो गया। हाँ, आज वाला चार्ज ऑन कोलॉइडल देखो क्या बोलता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरीज द इलेक्ट्रिक चार्ज, द नेचर ऑफ द डिस्चार्ज इज सेम ऑन ऑल द गिवन कोलॉइडल सॉल्यूशन मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्होंने वो सॉल्यूशन दे रखे हैं, अपन ने बोला कोलॉइडल पे चार्ज होता है तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। दो अलग अलग सॉल्यूशन, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, तो मैंने दो सॉल्यूशन दे दिए। चार्ज अवेलेबल क्यों रहता है तुम लोग को पता चल गया। अच्छा, इसके देखो एग्जांपल दे रखे हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। ये तुम लोगों को कोशिश करो कि याद कर लो, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड जो है तुम कोशिश करो कि याद कर लो, ठीक है।
ठीक है, अब देखते हैं एक सेकंड बैठा नहीं है। सर जेटा पोटेंशियल करा रहे हो आप? का पोटेंशियल भैया बहुत ही सही चीज है, मजेदार है और दमदार भी है। जरा देख लेते हैं यार, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें सब जगह अलग अलग रामायण दे रखी है। सर तो आप नोट्स बना के भेजने के बाद एक्सप्लेन करना ना। नोट्स बना के अच्छे से एक्सप्लेन करो ऐसा। मतलब नोट्स भेजने के बाद एक्सप्लेन करना ऐसा। वैसे मैंने आज तुम्हारे लिए प्रिपेयर तो किया है, देखो इसमें समझाने वाला सेक्शन जो समझा देता हूँ, नोट्स को भेज दे रही है। नोट्स का ऐसा कुछ होता नहीं है। नोट्स क्या है? ठीक है, देखो चार्ज वाली बात समझ में आ गई, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होते हैं। अच्छा देखो, अब रीजन है चार्ज डेवलप क्यों होता है भाई, उसने बोला कि कोलोइडल पे चार्ज डेवलप कैसे होता है, कि मैं बोला पॉजिटिवली कोलाइड या नेगेटिवली कोलाइड पे चार्ज कैसे आता है। तो पहला है चार्ज इज डेवलप ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ कोलोइडल मिल। कोलोइडल मिल चार्ज कैसे डेवलप होता है कि दो कोलोइडल मॉलिक्यूल जब भी प्रिपेयर होते हैं तो आपस में फ्रिक्शन होता है। आपस में क्या होता है, देखो रुकावट के लिए कैसे बेटा, रुकावट के लिए, थैंक यू। देखो पहला देखो चार्ज, जैसे तुमने बचपन में वो वाला एग्जाम्पल पढ़ा है, कहीं ना कहीं तो तुम्हारे आता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डेवलप होता है। उन्होंने क्या बोला था कि एक हनी कॉम्ब लेते हैं, उसको कॉटन पे या किसी क्या बोलते हैं कंबल वगैरह पे रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है। या हनी कॉम्ब क्या, सॉरी हनी कॉम्ब इज सिर्फ कॉम्ब, सॉरी कंगी की बात हो रही है। कॉम्ब पे तुमने देखा कभी कभार स्पार्क फील होता है अचानक से तुम्हें, उसका रीजन क्या होता है कि तुम जैसे बालों में डालते हो तो उस पे चार्ज जनरेट हो जाता है, चार्ज जनरेट होता है। तो जैसे अगर फ्रिक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में तो चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसलिए कोलोइडल पे चार्ज होता है। पहला पॉइंट है फ्रिक्शन, पहला रीजन है फ्रिक्शन। मैं नोट्स भेज दूंगा तुम्हें, उसको टेक्स्ट बुक के भेज दूंगा, कुछ इसमें अलग से एक्सप्लेन करके भेज दूंगा, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द डिस्पर्जन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रिक आर्क। अच्छा इन्होंने क्या बोला कि पहला चीज कि फ्रिक्शन की वजह से कोलोइडल पे चार्ज आता है, पहला पॉइंट क्लियर है। फिर उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिकल आर्क से जनरेट, इलेक्ट्रिकल आर्क कैसे कोलोइडल में आर्क को लेके जाते थे। आर्क मतलब क्या होता है भाई, ये तो ना इलेक्ट्रिकल आर्क वाला, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सपोज आर्क पास के लाते थे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मेल्ट करेंगे, मेटल है मेल्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जाके तो कलेक्ट होंगे, तो पॉजिटिव कोलाइड और अल्टीमेटली क्या सॉल्यूशन बनाए, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए, तो कोलोइडल पे कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या है, हेडिंग है एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्क। ठीक है, आर्क में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेप्टेड हो जाते हैं, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट है आ गया, हाँ रिफ्रेशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस और फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अब देखो एक क्या होता है, ये वाला मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि डबल लेयर में आयन का लेयर का एब्जॉर्प्शन। अब देखो क्या होता है, अब ध्यान से समझना, जेटा पोटेंशियल में आ रहे हैं, ये तो इजी है, समझ में आ गया कि ऐसे फ्रिक्शन होता है तो चार्ज जनरेट होता है, इतना ज्यादा नहीं आएगा। और जेटा पोटेंशियल तो लोगों को समझ में आना चाहिए, जनरल इतना क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लास्ट ईयर की स्टेट बोर्ड की उसमें तो दे ही नहीं रखा था, लेकिन जेटा पोटेंशियल एक अच्छा टॉपिक है। उसमें क्या बोला, सपोज कोई सा भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया FeOH का एग्जांपल ले लिया, FeOH जो है अंदर की तरफ, जनरली इसमें क्या है OH की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब ये नेगेटिव कोलाइड, ये जो है वो नेगेटिव कोलाइड है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन डाला, बुक का भी एग्जांपल लेंगे, सपोज मैंने FeCl3 डाला, FeCl3 डाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, Fe प्लस के पार्टिकल्स इस तरफ कलेक्ट हो जाने लग जाएंगे, Fe प्लस के पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे, इस तरीके से कलेक्ट होने लग जाएंगे। वाली चीज देखना, एक सेकंड में आओ, क्या वो नेगेटिव कोलाइड है, Fe प्लस के पार्टिकल इस तरीके से कलेक्ट होने लग जाएंगे। अब क्या होगा,
इस नेगेटिव के ऊपर अब Cl आके इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, इस नेगेटिव के ऊपर अब इस पॉजिटिव के ऊपर अब नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। पहली लेयर बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला सेक्शन आ जाएगा, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब क्या होगा, देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो होती है फिक्स लेयर। कौन सी लेयर? फिक्स लेयर बोलते हैं इसे, फिक्स लेयर बन गई। और इसके ऊपर अब क्या होगा, अब ये लेयर वीक पड़ गई है। ऐसा नहीं होगा कि अब हर बार देखो, क्योंकि क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी पावरफुल है, तो अब सब तरह के पार्टिकल आ जाएंगे, कुछ पॉजिटिव आ जाएंगे कुछ नेगेटिव आ जाएंगे। तो ठीक है, ये तो फिक्स लेयर या प्राइमरी लेयर, इसे प्राइमरी लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट लेयर बनेगी, इसमें दोनों तरह के चार्ज पार्टिकल होंगे। दोनों तरह के चार्ज पार्टिकल मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नंबर। तब कौन सा कितना होगा वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दोनों होंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, पहली लेयर, देखो पहली लेयर अपनी थी, ये वाली बना रहा हूँ। नेगेटिव पे सबसे पहले आया, पॉजिटिव आया, इधर देखो नेगेटिव पे आया पॉजिटिव, और फिर पॉजिटिव पे आया फिर नेगेटिव। ये जो कहलाती है माइनस की तरह, ये बनाती है फिक्स लेयर। ये यहाँ तक जो है तुम्हारी फिक्स लेयर है। अब इसमें दोनों तरह के पार्टिकल आ गए, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, कोई सा भी आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो ये जो है ये सेकंड लेयर है, इट इज अ मूवेबल लेयर। इट इज मूवेबल लेयर। मूवेबल लेयर क्यों? क्योंकि अगर मैं इस कोलोइडल को मूव कराऊंगा तो ये दोनों इसके अटैच है, ये जो सरफेस है इसके दोनों क्या है, अटैच है, तो ये मूव करेगी। लेकिन जो थर्ड सरफेस है ये वाली, ये देखो एक कैपेसिटर बन गया, इधर एक चार्ज है और इधर अलग तरह का चार्ज है। तो इन दोनों के बीच का, भाई इधर अलग चार्ज हो गया और इधर भी कोई ना कोई चार्ज होगा, मुझे नहीं पता कितना है, इधर x मान लिया और एक y मान लिया, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल, इधर पोटेंशियल अलग हो, फिक्स लेयर पे अलग पोटेंशियल है, और ये मूवेबल लेयर के जस्ट एंड में एक अलग पोटेंशियल है, तो कैपेसिटर बन गया। ये वाली फिक्स लेयर हो गई और ये वाली जो होगी मूवेबल लेयर हो गई। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फिक्स लेयर और मूवेबल लेयर, दिस वन इज अ फिक्स लेयर, दिस वन इज अ मूवेबल लेयर, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जेटा पोटेंशियल कहलाता है। बात समझ में आई? दोबारा देखो, सपोज पॉजिटिवली नेगेटिव कोई भी कोलाइड था, नेगेटिव कोलाइड था, उसमें पॉजिटिव लेयर थी नेगेटिव, ये फिक्स लेयर वाला सेक्शन हो गया। फिक्स लेयर थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है, लेकिन ये फिक्स होती है। इसके आगे, इसके एक पॉइंट के बाद क्या होता है, मूवेबल, क्योंकि चार्ज का पावर क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि सब तरह के चार्ज है, पॉजिटिव भी नेगेटिव, ये नहीं कि सब प्लस माइनस ऑल्टरनेट, एक टाइम पर मिक्स वाले पार्टिकल आ जाएंगे, तो इस लेयर को बोलेंगे मूवेबल। अगर मैं ये वाली सरफेस मूव कराता हूँ तो फिक्स लेयर साथ में मूव करेगी। ये पूरा एक सेक्शन हो गया, ये पूरा एक सेक्शन हो गया, ठीक है, ये कैपेसिटर जैसे बन रहा है, तो ये पूरा एक सेक्शन हो गया, और बीच में दीवार है। तो प्लेट ऐसी तो होती है, ये इसका अलग पोटेंशियल होगा और इसका अलग पोटेंशियल होगा। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जेटा पोटेंशियल कहलाता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो है वो जेटा पोटेंशियल कहलाता है। जेटा पोटेंशियल आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए यहाँ से। जेटा पोटेंशियल, अब देखो ना, दो तरह की चीज पॉसिबिलिटी है। अपन यहाँ पे क्या था कि नेगेटिव कोलाइड था, उस पे अपन ने पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट डाला था, या अपन ने नेगेटिव कोलाइड के साथ दूसरा अपोजिट चार्ज का इफेक्टिव आयन डाले थे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अंदर की तरफ जो हो जाएगी वो प्लस वाली लेयर हो जाएगी, बाहर की तरफ जो हो जाएगी माइनस, फिर प्लस। तो इसके एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। उन्होंने क्या बोला कि एजीआई के सॉल्यूशन में दूसरा लेयर डाला, लेकिन ओवरऑल कांसेप्ट क्या होता है कि या तो नेगेटिव कोलाइड होगा या पॉजिटिव कोलाइड होगा, उसके ऊपर जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इस तरीके से लेयर बनाएगी, विच इज अ फिक्स लेयर, विच इज द फिक्स लेयर। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी पार्टिकल, दूसरी लेयर है जो मूवेबल है, अगर मैं इसको मूव, फिक्स लेयर का मतलब है कि अगर मैं इस पूरे कोलोइड को मूव कराता हूं, इस पूरे कोलोइड को, तो फिक्स लेयर मूव करेगी, बाकी जो डिफ्यूज लेयर है वो शिफ्ट हो जाएगी, मतलब हिल जाएगी। जैसे होता है ना, ऊपर की तरफ कुछ पार्टिकल्स हुए जो निकल जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे, फिर नेचर होगा। और फिक्स लेयर तो फिक्स लेयर रहेगी। ठीक है, जैसे मैं पानी के अंदर बॉल है, अब बॉल के ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है वो तो फिक्स है, लेकिन सपोज उसमें मिट्टी लग गई थी, अब मिट्टी क्या हुआ,
जैसे मैंने बॉल को पानी के अंदर मूव कराया, पानी के अंदर बॉल को मैंने मूव कराया, तो मिट्टी के पार्टिकल सीधा आगे पीछे हो गए, फिर वापस उनको सरफेस मिल तो वापस से चिपक गए। तो वैसा है मूवेबल लेयर के साथ। फिक्स लेयर तो हमेशा फिक्स रहती, जो बॉल की जो आउटर सरफेस थी वो फिक्स थी, ठीक है, लेकिन मूवेबल लेयर हमेशा मूव करती रहती। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में इसका थोड़ा सही एक्सप्लेनेशन लगा, लेकिन कुछ कुछ उल्टा पुल्टा एग्जांपल देके समझा रखा है। देखो मैं टेक्स्ट बुक को पढ़ रहा हूँ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ, जेटा पोटेंशियल का 141 पेज नंबर पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर सेकंड पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर, डेफिनेशन पैराग्राफ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलॉइड पार्टिकल इज अच्छा, इसे ये हेडिंग को एक और मैं देना भूल गया, साइंटिस्ट के नाम पे आती है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। भैया हेडिंग इस नाम से भी आ सकता है, साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इसको एक्सप्लेन किया, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के कॉन्सेप्ट में ये वाला गणित चलेगा तुम्हारा। आई बात समझ में, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इस तरीके से तुम्हारा ये वाला फंडा चलता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। आगे देखो क्या बोला, according to the modern views the first layer of iron is firmly held in term as a fixed layer while the second layer is mobile which is termed as a diffuse layer। इसलिए क्या बोला कि पहली लेयर जो है आयन की वो फिक्स रहती है, जो मूव नहीं करती है, और दूसरी लेयर जो रहती है वो मूवेबल रहती है, इट कैन बी शिफ्ट, ठीक है, वो डिफ्यूज लेयर कहलाती है, ठीक है। फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, since the separation of charge is seat of potential, the charge of opposite sign fixed diffuse apart and double layer result in the difference in potential between the layer। उन्होंने क्या बोला कि इन दोनों लेयर के बीच में अपोजिट, इसलिए इनका चार्ज का वेरिएशन है, माइनस है, इधर प्लस माइनस दोनों है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है दो चार्ज पार्टिकल के, भाई एक के पास +100 एक के पास -100, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 200 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, +100 और -100, -1 और 1 के बीच में 3 हो गया, -1 0 +1, वैसा। तो बात हमारे पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेक्शन। आगे क्या बोल रहा है, the potential difference between the fixed layer and diffuse layer is opposite charge is called the electrolytic potential या zeta potential, ठीक है। तो दोनों लेयर्स के बीच में का जो डिफरेंस है वो zeta potential कहलाता है, ठीक है। आगे बोला था the presence of equal similar charges collided is largely responsible providing stability of colloid surface because the repulsion forces of charge having the same prevent the collision। अब क्या होता है, देखो उसने क्या बोला कि जैसे ही, अब देखो ये सारी लेयर की गणित है, अब जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल आएगा, जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल आएगा, वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज ये लेयर के बीच में, सपोज अब ये डिफ्यूज लेयर की बात कर रहा है, डिफ्यूज लेयर की बात है, क्या हो जाएगा, सपोज कोई चार्ज पार्टिकल इधर नेगेटिव था, इधर भी नेगेटिव आया, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। जेटा पोटेंशियल, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना कम कोगुलेट होता है, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ 5 है और एक में 15 है, तो कोगुलेशन, मतलब कोगुलेशन में क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आके सरफेस से चिपक जाता था, उसको न्यूट्रलाइज कर देता। अब उसने क्या बोला कि ये माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ये आएगा ये इससे दूर भागेगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करेगा, और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव भी दूर भागेगा। तो जितना ज्यादा, क्योंकि दोनों चार्ज अवेलेबल है, प्लस माइनस दोनों अवेलेबल है, जैसे ही कोई चार्ज आएगा अपोज करेगा, तो कोगुलेशन मतलब पार्टिकल्स का न्यूट्रलाइज हो जाना। अगर ये पार्टिकल इस पे आके लगेगा ही नहीं तो न्यूट्रलाइज ही नहीं होगा, और न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो कोगुलेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो कोगुलेशन, जेटा पोटेंशियल, जितना ज्यादा डिफरेंस जितना ज्यादा होता है, जेटा पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना कम कोगुलेशन होता है। यहाँ पे लिख लेना, जेटा पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन होता है, ठीक है। इसके नोट्स में भेज दूंगा कोगुलेशन, लेकिन अच्छा टॉपिक है बेटा, समझ में आना जरूरी है कि जेटा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। ये वीडियो देख के उसके बाद तुम नोट्स में तुम लोग भेज देता हूँ, उसमें से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है। आई होप जेटा पोटेंशियल तुम लोग को समझ में आ गया होगा, और मैं इसके देखता हूँ कुछ अप्रोप्रिएट नोट्स आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसमें से तुम लोग लिख लेना। जेटा पोटेंशियल दो लेयर के बीच का, दो कैपेसिटर की तरह काम करता है, कि दो कैपेसिटर के बीच का डिफरेंस जो है
वो जेटा पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। इसको नोट्स में तुम्हें प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसमें से लिख लेना। और बेटा मैं सेशन को तुम लोग जो भी डाउट हो तुम लोग साथ में पूछा करो, कल अगर नहीं समझ में आया तो सेशन को तुम लोग पूछो, मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अपन प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करें। चलो आज का लेक्चर खत्म करते हैं बेटा, बाय, गुड नाइट। बोल सर विवेक पेपर सबमिट किया कि नहीं? तू विवेक, हाँ कर दिया उसने। आज बोला नहीं, मैं सोचा से डर गया होगा आपसे। तेरे पापा का फोन नहीं आया अभी तक? किसके सर? तेरे पापा का फोन नहीं आया मेरे पास संडे को? अच्छा संडे को आ जाएगा सर। हाँ संडे को आ जाएगा। अभी करवा दे, वेट करता हूँ 10 बजे तक, ठीक है। कल करवाता हूँ सर, कल करवा दे चल। हाँ ठीक है। नहीं करवाता हूँ। आशीष का तो आशीष क्या का सर?